यस प्लीज। ख्याल करिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है। आई रिपीट, क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन के नाम पे उस पॉलीगॉन में 10 साइड्स है। तो हमने क्या किया, पहले एक सर्कल बना लिया, सर्कल पे 10 पॉइंट्स मार्क कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। मतलब हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उस पॉलीगॉन में n वर्टाइसेस हैं, n साइड्स हैं, और हमने n को 10 मान लिया। ओके, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी लिखा दूंगा। पहला पार्ट यह है कि आप बताइए इस पॉलीगॉन के 10 वर्टाइसेस को लेके आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। अब अगर कोई इसके आगे कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ इतना ही बोलेगा कि आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, तो आपका जवाब यह होगा कि ट्राइंगल में 3 वर्टाइसेस होंगे, मतलब 3 साइड्स होंगे। तो यहां पर कितने वर्टाइसेस है? 10। तो आपको कितने वर्टाइसेस सिलेक्ट करना है? 3। तो आपका जवाब होता है 10C3। पर असली क्वेश्चन ये नहीं है। सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर मतलब उसका हर साइड इक्वल है, और उस पॉलीगॉन का नाम है, वो पॉलीगॉन एक डेकागॉन है, मतलब उसमें 10 साइड्स है। ओके, अब यहां पर हमारे 3 टाइप के सवाल आएंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड्स इज कंस्ट्रक्टेड। ओके, आगे। ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहला, इफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कोइंसाइड्स विद द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिर समझा के भी दूंगा। इफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कोइंसाइड विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, इफ ओनली 1 साइड ऑफ द ट्राइंगल कोइंसाइड्स विद द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। और थर्ड, if no side of the triangle coincide with any side of the polygon. Okay, तो सवाल है सर, क्वेश्चन हिंदी में क्या है? हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 10 साइड्स है। अगर आगे वाला हमसे सिर्फ ये पूछता कि बताइए इस पॉलीगॉन के वर्टाइसेस को लेके आप कितने ट्राइंगल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका जवाब होता 10C3। पर हमारा पहला पार्ट क्या है? आप ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनाएंगे ताकि आपके ट्राइंगल के जो 2 साइड है वो पॉलीगॉन के साइड होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने एक ट्राइंगल बना लिया ये वाला, तो अगर ट्राइंगल बनाया 1 2 3, तो क्या हुआ? इस ट्राइंगल का ये वाला साइड, कौन सा? ये वाला साइड, और ये वाला साइड आपके पॉलीगॉन के साइड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मेरा जवाब होगा ऐसे कितने ट्राइंगल्स होंगे फर्स्ट पार्ट में जिसमें आपके ट्राइंगल के 2 साइड आपके पॉलीगॉन के 2 साइड के साथ कोइंसाइड करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए। जवाब है 8। अब आप बोलोगे 8 कैसे निकाला? क्योंकि आपको वो जो ट्राइंगल्स बनाने हैं उसमें तीनों वर्टाइसेस कंसेक्यूटिव होना चाहिए। मतलब 1 2 3 1, 2 3 4, मतलब 1 से 3 तक 1, 2 से 4 तक 2, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, और आखिरी वाला ट्राइंगल होगा 8 9 10। मतलब हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? ऐसे कितने ट्राइंगल्स होंगे? आई रिपीट, ऐसे कितने ट्राइंगल्स होंगे ताकि उनके 2 साइड मेरे ट्राइंगल्स, मेरे पॉलीगॉन के साथ कोइंसाइड करेंगे? तो जवाब आएगा 8। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर है 8। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट ये कहता है कि आप कितने ट्राइंगल्स बनाएंगे ताकि आपके ट्राइंगल का सिर्फ एक ही साइड, क्या कहा सर आपने? आपके ट्राइंगल का सिर्फ एक ही साइड पॉलीगॉन के साइड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। ओके, तो अगर एक ही साइड कोइंसाइड करना चाहिए तो यहां पर कितने साइड्स है? 10। ओके, तो हमने लिखा 10C1, लेकिन इसका मतलब हिंदी में लिख लीजिए खुद के समझने के लिए,
10C1 का मतलब है हमने 10 साइड में से एक साइड को सिलेक्ट कर लिया। आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं ये 2 और 3, ये वाला साइड हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ट्राइंगल के लिए ये वाला साइड सिलेक्ट किया, मतलब 2 वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए। अब आपको तीसरा वर्टेक्स चाहिए। तीसरा वर्टेक्स ये भी नहीं हो सकता और तीसरा वर्टेक्स ये भी नहीं हो सकता। ये हुआ तो भी दो साइड कोइंसाइड हो जाएंगे और ये हुआ तो भी 2 साइड कोइंसाइड हो जाएंगे। तो जवाब है, आपने जब लिखा 10C1 तो आपने 2 वर्टेक्स ले लिए, मतलब आपके पास टोटल वर्टेक्स थे 10। अब 10 में से आपको माइनस करना है 2। लेकिन अब एक नया गणित सुनिए, 10 में से 2 माइनस किया तो जवाब आया 6। क्यों? अरे ये 2 माइनस हुए तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी माइनस हो गए। मतलब अब आपके पास ऑप्शन कितने बच गए हैं थर्ड वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए? 6। तो 10C1 से एक साइड लिया तो 6C1 से कोई भी एक वर्टेक्स ले लीजिए। तो यहां लिख दीजिए, वी हैव सिलेक्टेड वन साइड दैट इज 2 वर्टेक्स यूजिंग 10C1, और 6C1 से वी हैव सिलेक्टेड 1 वर्टेक्स आउट ऑफ द रिमेनिंग 6 वर्टेक्स। तो मान लो वो वर्टेक्स है, तो ये वो ट्राइंगल बन गया। या फिर 2, 3, 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने एग्जांपल 10C1 में आपको जो बताया वो था साइड 2, 3 के साथ, हो सकता वो 1, 2 के साथ होता, तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आ जाता? आपका ओवरऑल आंसर आ जाता 60। चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, अब आगे। अब इनमें सबसे सही तरीका है थर्ड वाला, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब हम देखेंगे थर्ड वाला। अब ये थर्ड वाला क्या कह रहा है? आपके ट्राइंगल का कोई भी साइड आपके पॉलीगॉन के एक भी साइड के साथ कोइंसाइड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने लिखा 10C1। अब ये 10C1 का मतलब क्या है? लिख दीजिए, वी हैव सिलेक्टेड 1 वर्टेक्स आउट ऑफ 10 वर्टेक्स। ओके, तो लेट अस अज्यूम हमने ये वाला वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया। वर्टेक्स 1 सिलेक्ट हो चुका है। ओके, लेकिन अगर आपको ट्राइंगल बनाना है तो आपको कितने वर्टेक्स चाहिए? 3। एक आ गया है, 2 और चाहिए। लेकिन अगर आपने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया है तो अब आप इसको भी नहीं ले सकते और इसको भी नहीं ले सकते। तो नया गणित है 10 - 1 is 7। क्यों? अरे क्योंकि ये तो माइनस हुआ और ये दोनों भी हो गए। अब आपके पास कितने वर्टेक्स है? 7। ये वो 7 वर्टेक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने क्या किया? एक को सिलेक्ट किया, 2 और 3 हो गए। मैंने यहां से यहां तक इसको काट के अलग कर दिया, और ये जो 7 वर्टेक्स थे, अब इसको नया शब्द सुनिए, ये जो 7 स्टेशंस हैं वो यहां पे लिखे हुए। और अब आपको ये 7 स्टेशंस में से कितने स्टेशन सिलेक्ट करना है? 2। सर क्यों? अरे क्योंकि ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स हो चुका है, 2 वर्टेक्स और चाहिए। ओके, मतलब 7 स्टेशन है। आपको गाड़ी को 2 स्टेशन में रोकना है और वो दोनों कंसेक्यूटिव होना नहीं चाहिए। तो तरीका वही है स्टेशन प्रॉब्लम का। यह है 7, गाड़ी रोकना है 2 स्टेशन में। मान लो हमने 2 में रोक दी, मतलब 2 हटा दिए। रोक दी मतलब 2 स्टेशन अपन ने हटा दिए। अब ये कितने स्टेशन रह गए? 5। 5 में गैप कितने हैं? 6। तो ये आ गया 6C2। तो आपका जवाब क्या आ गया? 10C1 × 6C2। अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है बताएंगे। 10C1 तो 10 आ जाएगा, और 6C2 का मतलब होगा 6 × 5 मतलब 30। 30/2 is 15। तो कुछ लोग बोलेंगे आंसर आ गया 10 × 15। गलत। जवाब है 10C1 × 6C2 मतलब 10 × 15 डिवाइडेड बाय 3। मैंने 3 फैक्टोरियल नहीं बोला, 3। सर क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है 10C1 से अभी आपने एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया 1, और मान लो 6C2 से एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया 4 और एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया 7, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। लेकिन 10C1 से ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 4 आ जाता और 6C2 से 1 और 7 आ जाते। ये ऐसा भी तो हो सकता था कि 10C1 से पहले 7 आ जाता और 6C2 से 1 और 4 आ जाता। मतलब हमने एक ही ट्राइंगल की गिनती कितने बार कर दी? 3 बार ज्यादा।
इसलिए हमने लिख दिया डिवाइड बाय 3। तो 15, 3 ऊपर 5, ये 10। तो अब आपका आंसर आ गया 50। यह है सबसे बढ़िया वाला केस। तो हमने कौन सा क्वेश्चन लिया, मैं एक बार फास्ट रिपीट करता हूं। हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 10 साइड्स है, ऑफ कोर्स मतलब 10 वर्टेक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल्स बनाने हैं। और अगर वो क्वेश्चन में कुछ भी ना बोलता तब तो हम 10C3 लिखते और हमारा काम हो जाता। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि आपके ट्राइंगल के 2 साइड पॉलीगॉन के साइड के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। और कोइंसाइड कब होंगे, जैसे ट्राइंगल बनेगा 1 2 3, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड पॉलीगॉन के साइड के साथ कोइंसाइड करेगा। मतलब आपको जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसके तीनों वर्टाइसेस पॉलीगॉन के कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस होना चाहिए। तो 1 से 10 है तो 1 2 3 एक, 2 3 4 दूसरा, और 8 9 10 आठवां। तो आंसर आ गया 8। फिर सेकेंड केस था कि आपके ट्राइंगल का एक साइड पॉलीगॉन के एक साइड के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले लिखा था 10C1, और 10C1 लिख के हमने नीचे लिख दिया, हमने एक साइड सिलेक्ट कर लिया, मतलब 2 वर्टेक्स। और फिर हमने क्या किया, ये आ गया, ये 2 हो गए, ये 2 माइनस हो गए, मतलब 10 में से 2 गए तो ऑप्शन बचे 6। फिर 6 में से कोई भी एक वर्टेक्स ले लीजिए और ट्राइंगल बना लीजिए। लेकिन उस केस में डिवाइड बाय 3 नहीं आएगा। क्यों, आप एक बार चेक करिए। और ये लास्ट केस क्या कहता है, आपके ट्राइंगल का कोई भी साइड, आई रिपीट, आपके ट्राइंगल का कोई भी साइड पॉलीगॉन के साइड के साथ कोइंसाइड नहीं होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले लिखा 10C1, और ये 10C1 का मतलब है वी हैव सिलेक्टेड 1 वर्टेक्स आउट ऑफ 10 वर्टेक्स, अज्यूम के लिए 1। अब सवाल है बाकी के जो 2 वर्टेक्स होंगे वो कंसेक्यूटिव भी नहीं होना चाहिए और 1 से भी कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो अब गणित आएगा 10 - 1 इज 7। क्यों, क्योंकि ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, अब बच गए 7, मतलब 7 स्टेशंस, और अब चाहिए 2 स्टेशंस, और वो 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमने स्टेशन प्रॉब्लम का लॉजिक लगा दिया, 7 में से 2 को उड़ा दिया तो बच गए 5, 5 में गैप हो गए 6, और फिर हमने लिख दिया 6C2। और डिवाइड बाय 3 क्यों किया, क्योंकि एक ही ट्राइंगल 3 बार गिनती में आ रहा है, जैसे 1 4 7, 4 7 1, 7 1 4, इसलिए डिवाइड बाय 3। सो दिस कंप्लीट्स ये पॉलीगॉन वाले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स। आई होप ये आपको क्लियर है। डन। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द पॉलीगॉन प्रॉब्लम, जिसमें हमने स्टेशन प्रॉब्लम का लॉजिक यूज किया था, अब हम पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन। ओके, तो पहले मैं इसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करता हूं। थ्योरी क्या है, ये एक सर्कल है, मतलब डाइनिंग टेबल। ओके, अब अज्यूम करिए आपके पास 4 पर्सन्स हैं, नाम क्या क्या है, ABCD। आप वे देख रहे हैं सबके नाम अलग अलग हैं, मतलब चारों डिफरेंट पर्सन्स हैं। ओके, अब करना क्या है, कोई अगर आपको पूछ रहा है कितने तरीकों से, क्या बोला सर, कितने तरीकों से आप ये 4 लोग को सर्कुलरली परम्यूट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन लीनियर परम्यूटेशन का होता, किसका, लीनियर परम्यूटेशन का, तो आपका आंसर होता 4 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि इस टॉपिक का नाम सर्कुलर परम्यूटेशन है, तो आपका जवाब 4 फैक्टोरियल नहीं है, बल्कि आपका जवाब है 4 - 1 का फैक्टोरियल, मतलब जवाब है 6। अब आप पूछोगे सर कैसे 6, एक्सप्लेन करिए। ओके, तो कैसे 6 है अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। 4 लोग हैं ABCD, 4 में से किसी भी एक को आपने यहां बैठा दिया, यहां पर मतलब कहीं पर भी बैठा दो, A को बैठा दो या B को बैठा दो या C को बैठा दो या D को बैठा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, अभी अपन देखते हैं। अब A को बैठाने के बाद आपके पास BCD बचे, तो एक तरीका हो सकता है A के राइट में B के राइट में C और C के राइट में D। इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, A के लेफ्ट में D के लेफ्ट में C और C के लेफ्ट में B। ओके, राइट मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं आप ऐसा फेस करके बैठे, तो फिर गलत हो गया, मतलब A के लेफ्ट में भी अगर ऐसा फेस कर रहे हैं तो ओके, ऐसा फेस कर रहे हैं तो ओके,
तो ए के लेफ्ट में बी, बी के लेफ्ट में सी, सी के लेफ्ट में डी और डी के लेफ्ट में ए। मतलब ए के राइट में डी, डी के राइट में सी, सी के राइट में बी और बी के राइट में ए। ये तो एक तरीका हो गया। सर 6 कैसे होंगे? अभी बताएंगे ना सर। अभी ए के लेफ्ट में कौन था? बी। यहां पर भी ए के लेफ्ट में कौन है? बी। लेकिन बी के लेफ्ट में पहले कौन था? सी। ओके, तो देख लीजिए ये परम्यूटेशन अलग है, ये परम्यूटेशन अलग है। कैसे? आप अज्यूम करिए ये डाइनिंग टेबल है और आप ऊपर से फोटो खींच रहे हैं, तो दिख रहा है ए के लेफ्ट में बी, बी के लेफ्ट में सी, सी के लेफ्ट में डी, डी के लेफ्ट में ए। ये पहला परम्यूटेशन। ए के लेफ्ट में बी, लेकिन बी के लेफ्ट में डी, डी के लेफ्ट में सी और सी के लेफ्ट में ए। ये हो गया दूसरा परम्यूटेशन। ओके सर, और बताइए। अब ये मत सोचिए कि डाइनिंग टेबल छोटा हो गया, सिर्फ यहां स्पेस ऐसा दिखाया। ओके, अभी ये दोनों में ए के लेफ्ट में बी था। अब आप समझदार हैं, मेरी बात समझ जाएंगे फटाफट। ए के लेफ्ट में सी, ए के लेफ्ट में सी, यहां आएगा बी, यहां आएगा डी और यहां आएगा डी, यहां आएगा बी। 2 और 2 4। ओके, अब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, अब आप मेरी बात समझ जाएंगे। अब यहां ए, अभी ये दोनों में क्या था? ए के लेफ्ट में बी था, यहां ए के लेफ्ट में सी था। आप मेरी बात समझ जाएंगे। यहां बी, यहां सी, यहां सी, यहां बी। तो ये देख लीजिए, अब आपके सामने 4 लोगों को मैंने सर्कुलरली परम्यूट कर दिया और जवाब क्या आया? 4 - 1 मतलब 3 फैक्टोरियल। मतलब हम बुक्स में क्या पढ़ेंगे? अगर हमें n पर्सन्स को सर्कुलरली परम्यूट करना है तो जवाब क्या आएगा? n - 1 का फैक्टोरियल। ओके, लेकिन यहां पर भी ना क्वेश्चन में 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे? जैसे ए के लेफ्ट में बी। अभी एक तरीका आपको बताऊंगा, ये वाला। यहां लिखा था ए के लेफ्ट में बी, बी के लेफ्ट में डी, डी के लेफ्ट में सी और सी के लेफ्ट में ए। अब यहां देखते हैं यहां क्या हो रहा है। मतलब यहां ए के राइट में सी है और यहां देखिए ए के लेफ्ट में सी। यहां पे क्या है? डी के लेफ्ट में सी है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? ए के, अच्छा अपन ऐसा बैठे ना, सॉरी ये लेफ्ट है। ओके, तो ये लेफ्ट है, तो ये ए के, ओके राइट। तो यहां पे क्या था? ए के राइट में सी था, ए के राइट में सी था, सी के राइट में डी था, डी के राइट में बी था और बी के राइट में ए था। और यहां क्या हो रहा है? ए के लेफ्ट में सी के लेफ्ट में डी के लेफ्ट में बी और बी के लेफ्ट में ए। मतलब देखा जाए तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी एक फर्क है। यहां पर क्या हो रहा था? ए का लेफ्ट नेबर बी था और यहां पे ए का राइट नेबर बी है। मतलब ए के जो दोनों नेबर हैं वो यहां पे बी है, यहां पे सी है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। सी के दोनों लेफ्ट नेबर और यहां पे सी के दोनों लेफ्ट नेबर सेम है, लेकिन फिर भी ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है। हाँ, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बोल दे कि मुझे अगर n लोगों को सर्कुलरली परम्यूट करना है और क्वेश्चन में वो छिड़काव कर दे इस बात का कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, तो तब आपका जवाब आ जाता है n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर ये क्वेश्चन 4 पर्सन का होता तो जवाब आ जाता 4 - 1 फैक्टोरियल बाय 2 और 3 फैक्टोरियल होता 6 और 6/2 होता 3। तब आपको ये 6 नहीं सिर्फ 3 ही तरीके दिखते, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हमें एक ही मानना है। बस इतनी सी थ्योरी है सर्कुलर परम्यूटेशन की। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, पहले थ्योरी पे ध्यान दीजिए और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई आपसे बोले मुझे n लोगों को लीनियरली परम्यूट करना है तो आपका जवाब है n फैक्टोरियल। लेकिन कोई अगर आपसे बोले मुझे n पर्सन्स को सर्कुलरली परम्यूट करना है तो जवाब आएगा n - 1 का फैक्टोरियल। और अगर कोई बोले कि मुझे n पर्सन्स को सर्कुलरली परम्यूट करना है एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट शुड बी एग्जैक्टली सेम, मतलब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जवाब आएगा n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ये कॉन्सेप्ट है, तो ये उसकी थ्योरी है। तो आपको थ्योरी कैसे लिख देना है? थ्योरी लिखना है, टॉपिक का नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन और उसमें लिख दीजिए नंबर ऑफ वेज
of permuting n persons circularly is n-1 factorial. और इसके नीचे if clockwise and anti-clockwise arrangement does not matter to be different, then number of arrangement is n-1 factorial divided by 2. Done. अब सीधा मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा और आपको पता है आपको क्या करना है. आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मेरे सॉल्यूशन के पहले, मतलब वीडियो को पॉज करना है. तो पहला क्वेश्चन, 5 बॉयज. अब 5 बॉयज बोला मतलब ऑब्वियसली हर बच्चा अलग अलग है. क्यों? क्योंकि वो एप्पल थोड़ी है जी. 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स. ओके. सिट ऑल्टरनेटली अराउंड अ राउंड टेबल. सिट alternately around a round table. Okay. So in how many ways this can be done? Okay. ये राउंड टेबल है. कितने लड़के हैं? 5. और कितनी लड़कियां हैं? 5. अगर ये क्वेश्चन लीनियर परम्यूटेशन का होता तो इसका जवाब पता कैसे होता? ये क्वेश्चन 2 केस में होता. पहले हम बोलते पहले बॉयज बैठेंगे तो 5 फैक्टोरियल, और पहले बॉयज बैठ गए तो 5 के बाद 5 गैप आएगा 5 फैक्टोरियल गर्ल्स का, या फिर पहले गर्ल्स फिर बॉय, तो इसका जवाब आता ये 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. कब? अगर ये टॉपिक्स लीनियर परम्यूटेशन का होता तो. लेकिन ये क्वेश्चन है सर्कुलर परम्यूटेशन का, तो आपके पास कितने बॉयज है? 5. पहले इनको बैठा दो. बैठाने का तरीका आपको मालूम है, 1 2 3 4 5. इन 5 को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल. क्यों 4 फैक्टोरियल वो आपको एक्सप्लेन कर दिया. हाँ, इसके बाद यहां 5 ही गैप है. लीनियर परम्यूटेशन में 6 गैप होते हैं, लेकिन यहां पे कितने गैप बन गए? 5. 1 2 3 4 5. और ये 5 गैप में 5 लड़कियों को बैठाना है. सो दिस इज योर आंसर, कि हमने 5 बॉयज को और 5 गर्ल्स को ऑल्टरनेटली बैठा दिया राउंड टेबल में. ये उसका आंसर है, ऑल्टरनेटली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिखते जाइए. अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैं रीड करके बोल रहा हूं, आप लिखते जाइए. अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड अमंग 20 delegates belonging from 20 different countries. Okay. मतलब हमें एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना है जिसमें कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं? 20 फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज. फुल स्टॉप. इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड. इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड. सिर्फ अगर वो इतना बोलता तो आपका जवाब 19 फैक्टोरियल आ जाता. लेकिन वो क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इफ 2 particular delegates are. If 2 particular delegates are, पहला पार्ट always to sit together और सेकेंड पार्ट है never to sit together. ओके. आपके पास कितने डेलीगेट्स है? 20. और क्वेश्चन में बोला है 2 particular delegates, मतलब आप डिसाइड नहीं करेंगे वो कौन से 2 डेलीगेट्स होंगे. तो मान लो ये गिवन है कि 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज टू सिट टुगेदर, मतलब ये दोनों को साथ में ही बैठना है. ओके. 20 में से ये 2 चले गए तो ये कितने रह गए भाई? ये कितने रह गए? 18. और ये एक 19. मतलब अब आपके पास एज गुड एज 19 डेलीगेट्स है, और इस 19 डेलीगेट्स को सर्कुलरली परम्यूट करना है. तो आंसर आ गया 18 फैक्टोरियल, लेकिन इनटू 2 फैक्टोरियल. क्यों? क्योंकि जब आप 18 फैक्टोरियल से उनको बैठाओगे तो यहां कहीं ना कहीं d1 d2 आएगा. तो एक तरीका होगा d1 यहां d2 यहां, और एक तरीका होगा d2 यहां d1 यहां. तो ये है आपके फर्स्ट केस का आंसर. क्या? जब 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज टू सिट टुगेदर. ओके. और सेकेंड पार्ट क्या है? 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर नेवर टू सिट टुगेदर. तो सबसे बेस्ट क्या होगा? टोटल माइनस टुगेदर. तो ये टुगेदर था, तो यहां लिखना पड़ेगा टोटल माइनस टुगेदर, मतलब नेवर टू सिट टुगेदर.
अब टोटल क्या होगा, 20 डेलीगेट थे, तो 20 डेलीगेट को बैठाने का कितने तरीके हैं, 19 फैक्टोरियल। तो इस केस का आंसर क्या है, 19 फैक्टोरियल माइनस 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और 19 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 18 फैक्टोरियल। और यहाँ आएगा 19 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 19 माइनस 2 इज 17। तो आपका आंसर क्या आ गया, 18 फैक्टोरियल इंटू 17। चेक कर लीजिए सर। ओके, नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n पर्सन्स, कितने n पर्सन्स टू बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। ओके, कितने पर्सन को सीट करना है, n पर्सन को इन अ राउंड टेबल। तो आगे अगर वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा तो ये आपका जवाब है, लेकिन आगे वो क्या बोल रहा है, सो दैट ऑल शैल, ऑल मतलब ऑल मेंबर्स, ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट्स। अच्छा, मतलब वो क्या कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा था ए के राइट, मतलब ए के लेफ्ट में बी के लेफ्ट में सी और सी के लेफ्ट में डी। और अगर एक ऐसा भी था, कौन सा, ये ए, यहां डी, यहां सी, यहां बी, तो ऑल शुड नॉट हैव द सेम 2 नेबर्स। इसका मतलब वो हिंट बोल रहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर टू बी कंसिडर्ड एज सेम। तो आपका जवाब आएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल बोलिए, यहां 2 बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल भी 2 है और 2 भी 2 है। ओके, अब आ रहे हैं हम गार्लैंड पे। गार्लैंड मतलब फूलों की माला, या फिर अज्यूम करो डायमंड की माला। तो जब भी क्वेश्चन नेकलेस वाला आएगा, इसका मतलब वो हिंट दे रहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट। सर क्यों, क्योंकि अगर मैंने एक फूलों की माला ली और उसमें सब अलग अलग कलर के फूल लगे हुए हैं, तो मैं मेरी तरफ से देख रहा हूं, तो जो फूल लाल कलर का मेरे राइट में है वो आपकी तरफ से लेफ्ट में है। मतलब मेरे लिए जो क्लॉकवाइज है वो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर आपके लिए जो क्लॉकवाइज है वो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब क्वेश्चन अगर फूलों की माला का होगा, नेकलेस का होगा, मतलब आपको वो क्लियर कट हिंट दे रहा है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज सेम। मतलब नीचे डिवाइड बाय 2 आएगा। तो लिख लीजिए सर, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 different diamonds can be arranged to make a necklace। तो कितने डायमंड्स है, 10। अगर ये 10 डायमंड्स को अगर आप डाइनिंग टेबल पे सर्कुलरली परम्यूट करते तो आंसर आता 9 फैक्टोरियल। पर फिर कोई पूछेगा कितने प्रकार की मालाएं बना सकते हैं, तो जवाब आएगा 10-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। मतलब आंसर है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। I hope this is clear to you. Okay, thank you.